अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत मईशत में बेहतरी और अवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है। आज विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का यह कहना था कि महंगाई की शरह 37% से कम होकर 17% पर आ गई है। फूड इन्फ्लेशन 40 से कम होकर 11 पर आ चुकी है। हर वजारत को अहदाफ दिए हैं ताकि गरीब आदमी महंगाई का बोझ कम किया जा सके। महंगाई की शरह के अंदर जो है वो कमी आ रही है और बतदरीज आ रही है और मुसलसल आ रही है। सिफर से तरक्की की शरह इंशाल्लाह 2.5% तक, महंगाई की शरह जो है वो 36% से कम होके 17% तक, फूड इन्फ्लेशन जो है वो 40% तक चली गई थी, वो 12% तक। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी यह दावा किया था कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगे। अब महंगाई की शरह में उनका जो कमी का दावा है, लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उन कीमतों में कमी तो हुई, लेकिन उस कमी के हवाले से कुछ कंफ्यूजन देखने में आई। गुज़िश्ता रोज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने पेट्रोल की जो कीमत है उस पर 15 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे कमी की सिफारिश की थी। ताहम वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म ऑफिस की हदायत के बरक्स आज जो ऐलान किया तो उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया। अब रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी गई। समरी वजारत खजाना से आई जिसमें आदाद शुमार गुज़िश्ता जो है वो पुराने थे और नजरसानी उन पर होने वाली थी। वजारत खजाना की जानिब से गलती का एहसास होने पर वजीर आजम ऑफिस से फिर से रब्ता किया गया, जिसके बाद वजारत खजाना की जानिब से दोबारा तस्हीह शुदा समरी मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवाई गई। अब यह भी मामला है, लेकिन साथ साथ गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने LPG का घरेलू सिलेंडर वो 45 रुपए 62 पैसे सस्ता कर दिया, लेकिन महंगाई के जो मारे अवाम है उन पर एक और बिजली का बम जो है वो गिरा दिया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 76 पैसे फी यूनिट इजाफा किया और अवाम की शिकायत है कि आप पेट्रोल और इन चीज़ों की कीमतें तो सस्ती हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ जो रिलीफ दिया जाता है तो दूसरी तरफ बोझ डाल दिया जाता है। पेट्रोल सस्ता होता है, लेकिन साथ जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए हैं उनमें जो है वो कमी नहीं लाई जाती। क्या वाकई मेशत जो है वो अब दुरुस्त सिमत में है? हुकूमत की तरफ से दावे जो है वो किए जा रहे हैं, क्या इन दावों में कोई सदाकत है और आम आदमी के रिलीफ के लिए जो है वो क्या जो है वो हुकूमत आगे करने का इरादा रखती है? और सबसे अहम चीज कि जो IMF के साथ बजट से पहले और बजट के बाद के जो मामलात हैं वो किस तरह से तय पा रहे हैं, इन पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पेट्रोलियम जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। भाई बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कंफ्यूजन क्या थी? ये पेट्रोल की कीमत जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस कहता है कि आप 15 रुपए कम करें, लेकिन वजारत जो ऑर्डर जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो 4 रुपए का होता है। यार एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इट वाज कि कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा। समरी एक ही थी और वो इसी अमाउंट की थी, 4.25 रुपए की। बस दरमियान में कुछ कंफ्यूजन हो गया। हमारे यहाँ कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और हम मुसलसल एक दूसरे को बताने के लिए कि हम कहां तक, क्योंकि हमारे पास एक दिन होता है। अच्छा। 15 दिन का डेटा हमने एनालाइज करना होता है एक दिन में और एक दूसरे से शेयर करना होता है ताकि शाम को अनाउंसमेंट हो जाए। उसमें बहुत सी परम्यूटेशंस चल रही होती हैं, आधी कैलकुलेशंस भी भेज रहे होते हैं, पूरी कैलकुलेशंस कोई पूछ लेता है, हम बता देते हैं कि यहां तक पहुंचे हैं, ओगरा से पूछ लेते हैं, ओगरा बता देता है। सिर्फ कंफ्यूजन हुआ है, वरना फाइनल कंफ्यूजन किसके दरमियान? वजारत खजाना और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन वो जो दरमियान की कैलकुलेशंस हो रही होती हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुई होती, उनकी बुनियाद के ऊपर गालिबन कोई कंफ्यूजन पैदा हुआ है, वरना समरी जो थी वो इसी नंबर की चली थी और ये 4 रुपए कुछ पैसे की, तो समरी 4.25 रुपए से थोड़ा ज्यादा कम किए गए उसमें पेट्रोल में और 4.25 रुपए के करीब डीजल में। यही समरी थी, बस बाकी कंफ्यूजन हो गया। वाकई एक अजीब सा कंफ्यूजन था। वी मेकिंग श्योर के दोबारा ऐसा ना हो। तो आप इसको इंश्योर करेंगे दोबारा? जी बिल्कुल ऐसे इसमें हमें ही एम्बेरसमेंट होती ना। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बार बार नहीं, मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि वज़ीर आज़म की बात का एतबार करें या तो इस नोटिफिकेशन कर रहे हैं। इन दोनों में से जो है वो कौन ठीक कह रहा है? भाई आप ये मान लें कि ना वजारत खजाना की गलती थी ना वजीर आजम की थी, हमारी गलती थी।
मगर ये मिसकम्युनिकेशन अच्छा, हुई तो है अब और ये मिसकम्युनिकेशन की वजह कुछ से भी सब नहीं था कुछ हुआ। उसमें, कोई मटीरियल। अच्छा, हुकूमत अब इन्फ्लेशन जो है वो आपका कहना है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन देखिए पेट्रोल की कीमत अब कम हुई है बतदरीज, आई थिंक 25 रुपए जो है वो कमी हुई है, लेकिन लोगों का एक गिला है जो आज सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो है वो चलता रहा कि किराए कम नहीं होते, और जो इन्फ्लेशन इन चीजों की वजह से होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से, क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वहां पर चीजें दोबारा जो है वो कीमतें जो है वो नीचे आए? मिसाल किरायों की मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी इन्फोर्समेंट की जा सकती है सूबाई सतह पे, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट गली महल्ले की जो इन्फोर्समेंट है वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है कि ये डीरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो होता ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो थोड़े से लैग के बाद किराए बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब प्राइस घटती है तो थोड़े से लैग के बाद प्राइसेस घटना शुरू हो जाती हैं। अब अगर कल रात 12 बजे प्राइस कम हुई है तो आज तो प्राइस नहीं घटेगी, सुबह होगा ये कि तमाम जो कंपेटिटर्स हैं वो 5, 10, 50 किस्म की जो बसें चल रही हैं जो किराए वसूल करती हैं, जब वो देखेंगी कि पेट्रोल सस्ता हो गया है और इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, आपका मार्केट शेयर मान लें ज़्यादा है, तो मैं किराया थोड़ा सा सस्ता कर लूँगा। तो होता ये कि ज़्यादातर मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कुछ लैग के बाद, यानी उसी दिन नहीं होती, क्योंकि उसी दिन कंपटीशन इतनी तेज़ी से तो नहीं रिएक्ट करता ना कि आपने रात को कीमत घटाई तो सुबह कम हो गई, लेकिन अगर कीमतें कम होंगी तो किराए कम होते चले जाएंगे। कार्टेलाइजेशन है ये तो मार्केट की भी डायनामिक्स को इस तरह से कंट्रोल करता है कि ये कम नहीं होने देता। ये आपकी बात किसी हद तक ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एलीट कैप्चर है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नामुराद कार्टेलिंग है, लेकिन यानी मिनी बसें और बसों की इतनी कंपनियां हैं कि उनको कार्टेल करना बज़ाहिर लगता है मुश्किल होगा। मैंने कभी इसको देखा नहीं है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं कभी ये रही, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे 3-4 कंपनियां हो ना या 10 कंपनियां हो, वहां पे कार्टेलिंग बड़ी आसान है। लेकिन जहां पे मतलब सैकड़ों हजारों की तादाद में बस कंपनियां हो, कोई न्यू ए के नाम से, कोई न्यू बी के नाम से, कोई न्यू सी के नाम, आप रोज देखते हैं। और ये तो जीटी रोड, मैं उसकी बात कर रहा हूं मोटरवे की, जीटी रोड पे जाएं तो उससे भी ज्यादा फिर कंपटीशन है फेयर्स। तो इसी तरह ट्रकों का है, हर एक ने, मसलन आपकी एक बड़ी फैक्ट्री है और कोई ट्रकिंग कंपनी वाला जो है आपसे ठेका लेना चाहता है कि आप मुझे ठेका दे दें, तो जिसको डिस्प्लेस करना है उससे कम पैसे का वो ऑफर करेगा तो ठेका मिलेगा ना, तो वो कंपटीशन के जरिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है या ये जो ट्रांसपोर्टर्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं पर तो से होनी चाहिए। मतलब बंदा गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि इनको मार्केट के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। ज्यादा हुकूमत का ये प्लान है कि आप इसको मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन। मैंने आपको पहले बताया है कि फॉर एग्जांपल बिजली रेगुलेटेड है, पेट्रोल रेगुलेटेड है, ठीक है, एलपीजी रेगुलेटेड नहीं, अगरचे उसमें 50 रुपए कीमत कम हुई है, मगर किसी हद तक हुकूमत एक अंदिया दे के, सीपी प्राइस दे के, जो हम जिसका हम अनाउंसमेंट करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर ब्लैकियों को पकड़ती भी है। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन को कभी देखा नहीं, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन को, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डीरेगुलेटेड है, इस वजह से वहां पे मार्केट फोर्स ही काम करती है। लेकिन जब बहुत एक्सप्लॉयटेशन अवाम की हो रही है तो कवानीन मौजूद हैं कि अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो क्रैकडाउन करके इन्फोर्समेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल में अगर आप वाकई जो कह रहे हैं वो इतना बड़ा मसला है तो सूबाई लेवल पे क्रैकडाउन किया जा सकता है, मगर बाय एंड लार्ज मेरा ये ख्याल है कि ये मार्केट फोर्सेस के जरिए चलता है, क्योंकि हजारों नहीं 10-20 हजार ट्रक की कंपनी है, आप अड्डों पे चले जाएं, छोटी छोटी 2 ट्रकों वाले, 50 ट्रकों वाले, 3 ट्रकों वाले, 10 ट्रकों वाली कंपनियां बनी हुई हैं, वो चला रहे हैं, वो आवाजें लगा रहे हैं, शोर मचा होता है वहां पे, आप कभी चले जाएं। तो मेरे ख्याल में अगर पेट्रोल की कीमत कम होनी शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट में सरायत कर जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब कीमत बढ़ती है तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल अगर कार्टेलिंग का कोई किसी भी तरफ से अंदेशा हो या आपको कोई नजर आए पैटर्न, तो जरूर फिर सूबाई और वफाकी हुकूमतों को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, सिंस गवर्नमेंट अब बजट जो है वो पेश करने वाली है, आईएमएफ के साथ बातचीत भी चल रही है, आईएमएफ प्लान में भी रहना है, क्या आईएमएफ के कहने पर गैस महंगी की जा रही है? यार आप तो माशाल्लाह इतने ज़हीन आदमी, आपसे वैसे भी गपशप लगाएं तो बड़ा मजा आता है।
तो थोड़ी सी मैं, अगर आप इजाजत है तो प्रोवोकेटिव एक जी जी बात कर लूं। नहीं, आप कीजिए कीजिए कीजिए। मैं आप ना भी कहते नहीं, तो मैंने नहीं, कर तो नहीं, देनी थी। इसीलिए मैंने कहा आप कीजिए बात। रहमान साहब, बात यह है कि आपने कई मरतबा, आप तकरीबन एक दिहाई से तो ये देखते चले आ रहे हैं, आप मुझे 50 नहीं 30 नहीं एक बात बताएं जो हम IMF के जिस चीज को आप प्रोग्राम कहते हैं उसमें करते हैं जो गलत है, एक बताइए। आप टैक्सेस की बात है तो एक ये जनरल गिला है। मैं कोई मैशियत का एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, लेकिन मैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में बातें वो आपके गोश गुजार कर सकता हूं। लोग कहते हैं कि IMF के कहने पर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, टैक्सेस का बोझ जारी बात है बढ़ जाता है, कारोबारी उससे लोग मुतासर होते हैं, हो रहे। पेट्रोलियम लेवी एक एग्जाम्पल है, IMF कहता है आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं, आप लगा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है। तो चलें इन दोनों चीजों को लेकर चलते हैं आज। यानी किसी मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क कैसे चलता है, मुल्क आप टैक्स के जरिए चलाते हैं। मुल्क ऐसे ही है जैसे आप कारोबार करते हैं कि आपकी आमदन होती है और कुछ आपके खर्चे होते हैं। अगर आपके खर्चे जो हैं वो 1.5 गुना हो जाएं आपकी आमदन से, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक, आप हाउस होल्ड की ले लें एग्जाम्पल, कि आप एक लगी बदी आप पैसे लेकर आते हैं और आप घर में देते हैं कि इससे घर चलाना है। अगर घर का खर्चा जो है, जो आपने बजट किया हुआ है, उससे दुगना हो जाए, तो थोड़ी देर के बाद जब आप हमसायों से लेंगे, कुछ रिश्तेदारों से पैसे लेंगे, मगर एक वक्त आएगा कि कोई आपको पैसे नहीं देगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, लोग नजरें कतराएंगे और आपका घर जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। यानी आप जितने भी पैसे लेकर आएंगे, वो जो आपने लोगों से मांगे हुए हैं, पैसे लिए हुए हैं, वो देने में गुजर जाएंगे, घर का खर्चा नहीं चलेगा। राइट। तो मुल्क चलाने के लिए आपके पास स्वाय टैक्स के तो कोई आमदन नहीं होती। तो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं तो स्कूल खुलते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं तो अस्पताल चलते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं तो सड़कें बनती हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट होती है, टैक्स इकट्ठा करते हैं तो लाइट चलती। ठीक है सर, वो समझ आ गई। अब अगर आप टैक्स नहीं इकट्ठा करते, और या अगर आपको कोई दोस्त आपका कहता है कि रहमान साहब कोई ख्याल करें, या आपके बड़ी महंगी नेकटाई है, लेकिन आपकी तो खर्चे भी आपको तो खैर ये इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ता है। अगर कोई दोस्त, तो इतनी महंगाई होगी डॉक्टर, हर चीज से फर्क पड़ता है। लेकिन आप मुझे लेकिन अगर कोई शख्स किसी को हिदायत करे कि आप अपनी आमदन बढ़ाएं, तो ये तो बुरी चीज नहीं, एक बात होगी। दूसरी, अब आ जाए लेवी के ऊपर। बात यह कि हमारे यहाँ कोई शख्स तो टैक्स देने को तैयार नहीं है। कई मरतबा हमने टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश की, हत्तुल इम्कान हर हुकूमत ने कोशिश की, हमारी हुकूमत समेत, कि जो आपकी इनकम है उसकी मुताबिकत से आपको डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए। डायरेक्ट टैक्स आपको लग जाता है क्योंकि आपकी तो तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से तो ऑलरेडी कट जाता है, तो आप तो टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स के नेट में आ गई, वो भी टैक्स देती जा रही, सुपर टैक्स भी देती जा रही, वेल्थ टैक्स भी देती जा रही। लेकिन बेशुमार कारोबार, आप अभी F10 के मरकज में चले जाएं या किसी जगह पे चले जाएं, लिबर्टी मार्केट में चले जाएं या डिफेंस की, क्लिफ्टन की किसी मार्केट में चले जाएं, या फैसलाबाद में आपका वो कौन सा भला सा वो डी ग्राउंड, नहीं सर, वो अब तो डी ग्राउंड तो पुरानी होगी, अब तो ऐसे ऐसे जबरदस्त मॉल उधर बन चुके हैं। आप किसी वो लाइलपुर मॉल या कहीं चले जाएं, ठीक, और पता करें कि कौन टैक्स दे रहा है। नहीं, लेकिन तो टैक्स का हुकूमत के पास यही हाल है कि बिजली और गैस और पेट्रोल, ये तीन चीजें बची हैं जहां पे लोगों जिनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। होगा ये कि घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो इकट्ठे करेंगे। अवाम के अंदर भी ये शऊर होना चाहिए कि वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे, हमें लगता है यार मेरा तो नहीं दे रहा टैक्स, ये जो कोई नहीं दे रहा बंदा को, बहुत बड़ा दरमियान में ट्रेडर है, आपके वो घंटा घर के में बैठे सूतर का बहुत बड़ा काम, लेकिन टैक्स नहीं दे, वो कहते हैं मेरा की जाता है, आपका जाता है। जब वो टैक्स नहीं देते ना, तो फिर आप बिजली के ऊपर टैक्स देते हैं, फिर आप पेट्रोल के ऊपर लेवी देते हैं, क्योंकि वो पैसे मुल्क चलाने के लिए तो चाहिए। तो जब वो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए, जिनको अल्लाह ने इतना दे रखा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत, आप इस दफा देखेंगे हुकूमत नेट को बढ़ा रही है इस दफा, और अभी हम डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेवी वाली नीचे आती चली जाएगी। डायरेक्ट आपकी आमदन के मुताबिक आपको अल्लाह ने कितनी बरकत दी है, उसकी मुताबिक से आपकी टैक्सेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या तहरीक इंसाफ में
ट्वीट से मुतालिक कोई कंफ्यूजन है? जिस मुतनाज़ ट्वीट की जो है वो बात की जा रही है, आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के 1971 से मुतालिक जो ट्वीट है उसकी हिमायत में वो सामने आ गया। उनका कहना था कि इमरान खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया, तो इसमें क्या गद्दारी है? साहब ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूद रहमान ने इस कमीशन की रुदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जबानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का यह कहना था कि इस मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हमने क्या करना है पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़ का यह कहना था कि पीटीआई वाले अपनी मुतनाज़ ट्वीट की जिम्मेदारी भी नहीं लेते, तब भी तहकीकात होंगी। आज एफआईए ने इस वीडियो अपलोडिंग के मामले पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन को अब बुला लिया है। इससे पहले बानी पीटीआई ने ट्वीट और वीडियो पर एफआईए की इंक्वायरी टीम से मिलने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक ने आज फिर एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि बगावत को छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें, हम कहते हैं कि बात करें। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का भी कहना था कि पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के जो असल मुल्जिम थे वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बन गए। तहरीक इंसाफ जलसों की भी तैयारी कर रही है। अब तहरीक इंसाफ के सामने क्या रास्ता जो है वो होगा, क्या वो उसकी हिकमत अमली हो, क्या मामलात जो है वो ट्वीट के जो इशू के ऊपर क्या जो है वो कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर बात करने के लिए शोएब शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, ये ट्वीट वाले मामले के ऊपर पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन क्यों है? कोई इसको ओन करता है, कोई इससे फासला इख्तियार करता है, कोई इसकी तारीफ करता है, कोई कहता है कि ये मवाजना नहीं बनता। तो सर, पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन इस इशू के ऊपर है क्या? देखिए ना महानजर साहब, एक पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कल कोर कमेटी ने इस बारे में बड़ी डिस्कस भी की और एक इलामिया भी जारी किया। देखें, जिंदा कौमें माजी से सबक सीख के आगे चलती हैं। उस वक्त और आज के हालात में जो मुमासिलत है उसके हवाले से डिस्कशन हुई। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि क्या हमारे पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज यानी जफन की सरबराही में एक कमीशन बनाया जिसको जुडिशल कमीशन हमूद रहमान कमीशन कहा गया, और उस सिटिंग ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज ने फाइंडिंग्स दी हैं। उन फाइंडिंग्स को पढ़ना, उसके बारे में गुफ्तगू करना और उनके कोई एक्सट्रैक्ट डिस्कस करना किसी लिहाज से कोई गलत बात नहीं है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि माजी में जो होने वाली गलतियों से हमने अगर सबक सीख के आगे चलना है तो हमें उसके माजी में उस पर झांकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। देखें, एक बात तो तय है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी आज वही सिचुएशन बाकी है। तमाशा और ड्रामा बना के रख दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 162 सीटें जीती और वहाँ नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया, लेकिन नेशनल असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया और उसके ऊपर फौजी चढ़ाई कर दी गई। इफेक्ट क्या हुआ? आपका मुल्क टूट गया। और उसके बाद आज देखें, आज जितनी हम फॉर्म 45 के मुताबिक सीटें सारी जीत के बैठे हुए 180 से शायद, और इसको सिर्फ हम नहीं कह रहे, आपका पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और आपका वो अनवार काकड़ जिसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, जब उससे पूछा गया कि तुमने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं तो वो कहता है कि हाँ मैंने फॉर्म 47 की बात की, तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगी। और मुस्तफा कमाल, लेकिन देखिए, अब आप लोग जो नोटिसेज हो गए हैं या आप लोगों को जो नोटिसेज जारी हो गए हैं, 3 रहनुमाओं को बुला लिया गया है मंगल को। एफआईए अपनी तहकीकात कर रही है, रऊफ हसन को, उमर अयूब को और बैरिस्टर गौहर को। तो ये नोटिसेज जारी करना बनता है? एफआईए की तहकीकात को आप किस तरह से देखते हैं इस मामले पर? बिल्कुल, एफआईए की बदनीयत ही है। उनको कोई अख्तियार नहीं है कि इसके बारे में कोई तहकीकात करें या इसके बारे में कोई नोटिस जारी करें। और दूसरी बात ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कहा जी शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, उसको नोटिस किया? मुझे बताएं, फजल रहमान की स्टेटमेंट आप उठा लें, उसको नोटिस किया? उनको नोटिस ही नजर आते हैं सिर्फ इमरान खान और पीटीआई।
और ये इनकी बेईमानी है, बदनीयती है और ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, मिसयूज ऑफ पावर है। और सबसे पहले तो आप महमूद रहमान कमीशन आए ना, उसकी रिपोर्ट पढ़ें और उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करें। और दूसरी बात यह है कि आप उसके बारे में जो कुछ उसमें कहा गया है उसको कोई बात करना, उसके बारे में डिस्कस करना कहाँ से गलत है। तो ये सारी बदनीयती पे मबनी इनकी प्रोसीडिंग्स हैं, हम उसको चैलेंज करेंगे, उसकी कोई कानूनी राइट, ठीक है। अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट शोएब शाहीन साहब ये आई और हमारी नजर से गुजरी कि पार्टी देख रही है, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि पार्टी के वो लोग जो पार्टी टिकट पर जीते उनकी कारकर्दगी क्या है, क्या वो एहतजाज के लिए लोगों को निकाल रहे हैं या नहीं। तो क्या पार्टी के अंदर ये कोई रिपोर्ट बन रही है और क्या ये वाकई रिपोर्ट कोई इमरान खान को भी दी जाएगी और पार्टी में इस पर जो है वो कोई बात हो रही है? देखें, ये तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्टीज के अंदर कौन कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। वो तो हमेशा उसकी जो सूटेबिलिटी, फिटनेस या उसकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन इस वक्त की जो पार्टी है वो सब आपने कह दिया आप जलसे जुलूस करें और तहरीक की तैयारी करें, उसके लिए जो वो जब वकाल देंगे वो सब तैयार होंगे। जलसों के हवाले से हमने शेड्यूल दे दिया है और 8 तारीख का इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में इन्होंने बेईमानी ये की है, डीसी ने, हमने हाई कोर्ट से आर्डर लिया और उन्होंने एक बदमाशी और बेईमानी की जो इस्लामाबाद की तारीख में पहली मरतबा इस्लामाबाद का जलसा है, जाकर कहते हैं रवात में जाकर करें, वो जीटी रोड के ऊपर, ना वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है, वो रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस जगह से भी जाएंगे वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो वो बदमाशी और बेईमानी ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे अपने इक़्तिदार के ज़माने में यहाँ सब पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, मुज़फ़्फ़र रहमान 2 दफ़ा आया, उसने धरने भी दिए और F9 पार्क में भी हुए, पेशावर मोड़ में भी हुए, परेड ग्राउंड में भी हुए, लेकिन इस्लामाबाद का जलसा है और जाकर के हमें इजाज़त दे दी जाकर रवात में करें। उसके बारे में हमारी गुफ्तगू जारी है और कल तक हम फैसला कर लेंगे। अगर हमने चैलेंज करना होगा तो अदालत ने हमें इख्तियार दिया है कि आप आएँ हमारे पास, तो फ्रेश रेट पिटीशन फाइल करें तो हम यहाँ इस्लामाबाद की परमिशन मांगेंगे और अगर हमने करना होगा तो वहाँ भी करेंगे। पूरे पंजाब में भी हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने एक ट्रेन मार्च की है पिछले महीने में और बड़ी कामयाब ट्रेन मार्च थी, आपको पता है, पूरे सिंध में हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह 22 स्टेशन पे हम रुके हैं, हजारों की तादाद में लोग निकले हमारे साथ और अल्लाह के हुक्म से आज पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद फेडरेशन की अलामत है, वो है इमरान खान और PTI। लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कब तक ये चलते हैं, कब तक किस मुल्क का बेड़ा गर्क करने की कोशिश ये कर रहे हैं और कब तक ये सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम को ये बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, राइट। एक और मामला शोएब शाहीन साहब जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं वो ये मखसूस नशिस्त वाला मामला अब फुल कोर्ट जो है वो देखने जा रहा है। आपको लगता है कि फुल कोर्ट ही आगे का रास्ता होना चाहिए था इस इशू के ऊपर और मखसूस नशिस्तों का फैसला करने के लिए? देखें, जब भी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आता है आमतौर पर 5 मेंबर बेंच फैसला होता है। 5 नहीं तो आप 7 मेंबर बेंच बना दें ताकि अगर कोई उसकी अपील जानी है, रिव्यू जाना है, ताकि बाकी बेंच सुने। लेकिन अगर फुल कोर्ट भी बना रही है तो कोई एतराज नहीं, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद नहीं बैठना चाहिए था। उसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह तो आपने देखा है कि 5 मेंबर बेंच का फैसला है कि PTI इमरान खान के बारे में कोई भी केस हो वो आप न सुने। ये फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो अभी रिव्यू नहीं हुआ। उसके होते हुए काजी फाइजा साहब का केस सुनना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह बल्ले का निशान छीना है उन्होंने, पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन के ताबे कर दिया है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जुरिस्ट ने भी उसके ऊपर एहतजाज किया है। और रिसेंट आपने देखा है जो एम्बेसडर UK ने भी किया है, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया है और उस जवाब के अंदर ही उनका तासुब झलकता है। और उससे बढ़कर जो असल बात है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लॉ मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हम उम्र बढ़ा रहे हैं चीफ जस्टिस की। अगर ऐसी बात है, इरफान कादिर और लॉ मिनिस्टर दोनों कह चुके हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है। और इन्होंने काजी फाइजा साहब ने खुद ये एतराज़ किया था इजाजुल हसन पे और सरदार तारिक पे कि अगर ये बेंच पे बैठे होंगे और अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये होंगे, तो लिहाजा इनको नहीं बैठना चाहिए। और वो बाद में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ठीक है जी हम बेंच पे नहीं बैठते। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो काजी साहब को आज खुद इस केस से अलग हो जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि आपके ख्याल में उन्हें आपको अलग करना चाहिए। लेकिन शोएब शाहीन साहब, एक और डेवलपमेंट जो आज हुई वो नैब तरमीम केस में जो लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त थी जिसे अदालत ने रद्द किया और उसमें
जो हुक्मनामा है वो अब से कुछ देर पहले आया, जिसमें ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके में जब सियासी जमात का सरबराह जो है वो कहकर सुना जाए और इम्कान होता है कि इसको फिर जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तहरीरी हुक्मनामे को किस तरह से देखते हैं? क्या यही अदालत के पास जो है वो दुरुस्त जो है वो वे फॉरवर्ड था? ये भी ये एक वन ऑफ द रीजंस, बल्कि ये भी हो सकती है। आपने देखा कि एक केस के बारे में जो मफाद आम, सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला किया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग में आएगा। जब ये फैसला हो गया तो मिडिल ऑफ द केस में एक जब इमरान खान ने पेश होना था, सिर्फ उनके 2 तारीखों के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। ये तो ना सिर्फ तासुब पे मबनी फैसला है, बल्कि ये डिस्क्रिमिनेशन पे है, इम्तियाजी सलूक है एक बंदे के साथ कोई भी। अच्छा, फिर कहा गया कि ये तो एक टेक्निकल केस है। भाई टेक्निकल केस कैसे हो गया? मफाद आमा का केस बना तो आपने इसको लाइव स्ट्रीमिंग की है। दूसरी बात यह है कि ये करप्शन के या नैब लॉज हैं, और उसके बारे में इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू आना है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, और उसके बारे में मफाद आमा इन्वॉल्व है। अगर 1 रुपया भी चोरी होता है तो उसमें मेरा आपका पूरी 25 करोड़ आवाम का उसमें पैसा चोरी होता है, तो उसके बारे में सुनना, उसके बारे में ओपिनियन देखना, उसके बारे में डिस्कशन देखना, ये आवाम का हक है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें ये मफाद आमा का केस नहीं है? ये बहुत बड़ी ज्यादती की है, और इससे भी तासुब झलकता है। मैं कहता हूँ ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के काजी साहब को इमरान खान या पीटीआई के केसेस में नहीं बैठना चाहिए। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से अमेरिका में शुरू हो रहा है। इस मेगा इवेंट पे पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान मुल्क के खिलाफ जो है वो खेलना है, जबकि हाई वोल्टेज टाकरा पाक मैच जो है वो 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। वर्ल्ड कप से चंद रोज पहले पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी कारकर्दगी को लेकर शायकीन क्रिकेट के बहुत सारे सवालात हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चौथे T20 में भी 7 विकेटों से हरा दिया था। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। गुज़िश्ता रोज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब लंदन से अमेरिका तो पहुंच गई है, लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उस पर सिक्योरिटी खदशात का बहुत ज्यादा इजहार किया जा रहा था। पाक भारत मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि फिलहाल शहरियों को कोई खतरा नहीं है। क्रिकेट काउंसिल ने भी यकीन दहानी कराई है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। अब वर्ल्ड कप से पहले जो कौमी क्रिकेट टीम से उम्मीदें हैं, क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी? और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जो चांसेस हैं उन पर बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल भाई, वर्ल्ड कप के लिए टीम आपको लगता है तैयार है? ये आपने बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन कर लिया रहमान अजहर, क्योंकि हमारी टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस देती चली आ रही है, न्यूजीलैंड किसी टीम से हार गए, आयरलैंड के खिलाफ 1 T20 हारे, इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 हारे, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता न की जाए इस टीम से तो बेहतर है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो हालात इस दफा बता रहे हैं कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। आप एक टीम में अगर 5 ओपनर्स शामिल करेंगे, 3 विकेट कीपर्स हैं उस टीम में, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, तो और स्पिनर्स में सिर्फ 3 स्पिनर हैं, जिनमें से एक की पिटाई हो रही है, शादाब खान, एक जो है वो जॉय ट्रिप पर गया हुआ है, घूम फिर रहा है, अबरार अहमद, और एक को खिलाते हैं उसकी पसली में तकलीफ हो गई है, इमाद वसीम। तो हालात मेरी नजर में तो मुझे रहमान को ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। तो आपको, लेकिन T20 में आपके ख्याल में जो है वो हमारी टीम के लिए, चले सिलेक्शन तो एक इशू है, लेकिन चैलेंजेस आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इस तरह से वर्ल्ड कप का इनेकाद होना, अमेरिका खास तौर पर पहली मरतबा वहां पर जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो चैलेंज आपके ख्याल में हमारी टीम के लिए सबसे बड़ा क्या होगा? देखिए रहमान, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस तो है। पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को डैलस में है, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम जो है डैलस का, वहां पर ओरिजिनल टर्फ विकेट है। लेकिन फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का मैच है 9 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ, वो न्यूयॉर्क में, जहां पर जो है ड्रॉप इन पिचेस लगाई गई जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई हैं, और वहीं पर पाकिस्तान का अगला मैच कनाडा से है। तो पहले तो पाकिस्तान इस मरहले को मुकम्मल करे, क्योंकि इसका आखिरी मैच 15 जून को जो है वो फ्लोरिडा में है, और वो आयरलैंड की टीम से है जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हरीफ साबित हो सकती है।
यहाँ की पिचेस के अलावा अगर आप वेस्ट इंडीज की पिचेस की बात करते हैं रहमान, तो एक जमाना था वेस्ट इंडीज की पिचेस जो थी वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी सूटेबल हुआ करती थी, लेकिन अब उन पिचेस का रवैया तब्दील हुआ है और अब वो पिचेस जो है आमतौर पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, लो बाउंस पिचेस है। यही वजह आप देखें कि इंडिया ने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स रखे हैं और दुनिया की दीगर टीमों ने भी किसी ने 3 किसी ने 4 अपने स्पिनर रखे हैं। तो पिचेस का ये रवैया होगा। अब पाकिस्तान 5 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, फिर नसीम शाह, अब्बास आफरीदी। पाकिस्तान कैसे इन कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करता है ये देखना होगा। लेकिन एक चीज मैं इंटरेस्टिंग आपके प्रोग्राम में बताता चलूं कि जो मैच खेला जाने वाला है, ओपनिंग मैच है जो वहां तो 1 जून को होगा, लेकिन पाकिस्तान में 2 जून हो जाएगी, जो अमेरिका वर्सेस कनाडा। अब से 180 साल पहले क्रिकेट का जो पहला मैच था वो अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान खेला गया था और वो मैच खेला गया था न्यूयॉर्क में। आप अंदाजा लगाएं। और उसके बाद अब वो 3 रोजा मैच था क्रिकेट का, लेकिन फिर उसके बाद 1877 में जो है वो टेस्ट क्रिकेट शुरू हो गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1884 के मैच की, कि जब 1874 के मैच की। तो आप अंदाजा लगा लें कि अब वही रिपीट होने वाली राइवलरी कनाडा वर्सेस अमेरिका। लेकिन जो टीमें फेवरेट है रहमान, जो जिनको कहा जा रहा है कि जो 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, क्रिकेट के जो माहिरीन है पाकिस्तान को नहीं रेट कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसमें इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को वो शामिल। जी ठीक है, मगर इसमें मिर्जा इकबाल बेग साहब, हम भी कई दफा जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए, हालांकि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी उस तरह से वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी और वेस्ट इंडीज को भी हमने इस ट्रॉफी को लिफ्ट करते देखा। तो T20 जो है वो ऐसा गेम है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास चांस एक जरूर मौजूद होता है, बेशक आपकी टीम जो है वो कमजोर हो। तो आपके ख्याल में किस माइंडसेट और किस स्ट्रैटेजी पे ज्यादा जो है वो फोकस करने की जरूरत है? देखिए रहमान, पहला मरहला तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि 20 टीमें टूर्नामेंट पे और हर ग्रुप में 5-5 टीमें और हर ग्रुप से 2-2 टीमें जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये पाकिस्तान के ग्रुप में इम्कानात बड़े रोशन है, कोई अपसेट ना हो कि पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई करेंगी। फिर पाकिस्तान जो सुपर 8 मरहले में जाएगा, वहां जो 3 टीमें जो 2-2 के 4-4 के 2 ग्रुप बनेंगे। तो जो 3 टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में आ सकती हैं उनमें इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज है। वो बड़ा टफ ग्रुप होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उस ग्रुप से अच्छी पोजीशन ले तब वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि टीमें T20 क्रिकेट है, किसी भी दिन एक बैट्समैन का अच्छा दिन होगा, एक बॉलर का अच्छा दिन होगा, तो वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करा सकता है। आप पिछला T20 वर्ल्ड कप देख लें 2022 में, किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान थी, वरना तो हम समझ रहे थे पाकिस्तानी टीम वापस आने वाली है। लेकिन फिर पाकिस्तान कैसे पहुंचा, फाइनल में पहुंचा, फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी टीम है रहमान जो कभी खुशी देती है और कभी इतना गम देती है कि लोग गालियां देना शुरू हो जाते हैं। राइट अच्छा, लेकिन अब जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो सबसे हाई वोल्टेज इस टाकरा है, और उस हवाले से 2 चीजें, एक तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की जा रही है, ये आपको कितना सीरियस लगता है कंसिडरिंग अमेरिका के अंदर है, और दूसरा जो भारत के साथ जो मैच है हमारा, अब हमने देखा है कि ये एक ऐसा मैच होता है अगर हम जीत जाए तो फिर वर्ल्ड कप में हमारा मोराल बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर हम खुदा ना खास्ता हार जाएं तो फिर मोराल बिल्कुल बिखर जाता है। और कुछ टूर्नामेंट्स हमने ऐसे देखे ICC के। अब तो यहां टीम को जो है वो क्या करना होगा? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हारता है तो फिर उसके बाद मोरल यकीनन डाउन होगा। लेकिन अब पाकिस्तान की सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। आपने जो सिक्योरिटी की बात की, न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है जो आइजनहावर पार्क में वाक़ है, और आइजनहावर कौन था कि अमेरिका का वाहिद सदर है कि जिसने कोई टेस्ट मैच या क्रिकेट मैच का एक दिन का खेल देखा है। ये 1959 की बात है जब आइजनहावर पाकिस्तान के दौरे पर आया था, और उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान मरहूम के हमरा नेशनल स्टेडियम कराची में उसने एक दिन का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था। और उस टेस्ट मैच में इंतखाब आलम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर बोल्ड किया था एलन मैकडोनाल्ड को, जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे। तो एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरे आप
सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यकीनन सिक्योरिटी के खदशात तो हैं, लेकिन जो शरपसंद अनासिर है वो इस तरह की चीजें जरूर करते हैं ताकि और ज्यादा जो है लोग थोड़े से परेशान हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अमेरिका का चूंकि सिस्टम ऐसा है सिक्योरिटी का, वहां जबरदस्त सिक्योरिटी होगी और अभी से उन्होंने इंतजाम करना शुरू कर दिए। मैच तो 9 जून को है। 34,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है उस न्यूयॉर्क के जो नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। और आप अंदाजा लगाएं, रहमान के जो टिकट है आज $2,800 का टिकट मिल रहा था, $2,800 का लोकल, और इस स्टेडियम पर कोई छत नहीं है, आप ये भी देखें, और हवा भी चल सकती है। और मैच अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन में हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को अकोमोडेट करने के लिए कि साउथ एशिया में रात होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उन पर जो इंतजामिया काबू पा लेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैच। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज के हवाले से। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत में इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स यानी वोटर्स की राय पर मुश्तमिल गैर सरकारी नतीजे जो हैं वो अब आना शुरू हो गए। तो वोटिंग के बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 8 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम जो 57 पार्लिमानी नशस्तें हैं और उड़ीसा असम्बली की 42 नशस्तों पर वोट डाले गए। आखिरी मरहले में रियासत उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और चंडीगढ़ के हलकों में वोट डाले गए। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लोकसभा की 548 नशस्तें हैं, जिसमें से 57 नशस्तों पर हफ्ते की सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। इंतखाबात का 7वां मरहला इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वजीर आजम मोदी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय से है, जिनकी हिमायत रियासत की एक बासर समाजवादी पार्टी कर रही है। रियासत में दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद है। अब वोटिंग में रियासत हिमाचल प्रदेश के मंडी हल्के से बीजेपी के टिकट पर मुतनाज़ बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी मैदान में है, जबकि रियासत बिहार के पाटलिपुत्रा से साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी इलेक्शन लड़ी हैं। बिहार से ही साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद भी मैदान में हैं। बीजेपी का दावा है कि 4 जून को हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने भी 273 से ज्यादा नशस्तें हासिल करने का दावा किया है। भारत में हुकूमत साजी के लिए 543 में से 273 नशस्तें दरकार होती हैं। इन इंतखाबात के मौके पर हीट स्ट्रोक से भी हम बात हुई, खासतौर पर जो आज मरहला हुआ, कहा जा रहा है कि ये तादाद 74 तक हो गई है और इंतखाबी हमले के जो है वो 25 एहलकार शामिल हैं। लेकिन इन इंतखाबात में जो है वो महंगी तरीन डिजिटल मुहिम का भी आगाज जो है वो इस्तेमाल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी जमात ने इंतखाबी सरगर्मी में गूगल इश्तिहारात में 116 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इसी मुहिम को चलाने के लिए जो डिजिटल मुहिम है 45.4 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया और वो दूसरे नंबर पर है। एक जानिब वजीर आजम मोदी के हल्के में वोटिंग हुई है, वहीं पर रियासत तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वाक़े एक मेमोरियल में वहां पर वो मुराकबा कर रहे हैं और ये मुराकबा हफ्ते की शाम तक उनका जारी रहेगा। ये तमाम के तमाम मामलात है। बहरहाल भारतीय इंतखाबात दिलचस्प जरूर है। देखना यह है कि क्या मोदी जो है वो अपनी विनिंग स्ट्रीक जो है वो कायम रखते हैं या नहीं, और उनका जो इंतखाब होने या ना होने का जो मामला है वो यकीनन पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है उनके साथ जुड़ा हुआ है और बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और देखना होगा कि इंतखाबात के बाद भारत में जो भी सरकार आती है वो पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात चाहती है और क्या ये जो डेडलॉक है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये खत्म होगा या नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।